आप सभी लोग का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल टोटल फिजिक्स में। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 के थर्मोडायनेमिक्स पेपर से, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पेपर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और यदि इसमें आगे की चीजों को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपको इससे पहले के सभी वीडियो लेक्चर जो थर्मोडायनेमिक्स के प्लेलिस्ट में हैं उनको आपको देखना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था जिसको कि थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी में इंट्रोड्यूस किया गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से यदि किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वह हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन दो प्रकार से करता है। सर्वप्रथम उस हीट एनर्जी से कुछ वर्क डन होगा और जो रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो वर्क डन क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इन सभी को अगर ये जानना है तो आपको इसके पहले के वीडियो लेक्चर को आपको जरूर देखना चाहिए। तो द हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम is utilized in external work done W and to increase in the internal energy of the thermodynamical system. This is the basic definition of the first law of thermodynamics. अब यदि इसी को हम लोग मैथमेटिकली देखना चाहते हैं कि मैथमेटिकली कैसे इसको लिखते होंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जैसा डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम लोग मैथमेटिकली इसको लिखते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पर बहुत से एग्जामिनेशंस में, बहुत से क्वेश्चंस में ऐसे दिए जाते हैं कि जैसे मैंने डेल्टा दो जगह इस्तेमाल किया, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू, जबकि यू के साथ डी इस्तेमाल किया है। तो यह ऐसा इसलिए है क्योंकि हीट एंड वर्क जो है वह पाथ फंक्शन है, सो दे आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर डेल्टा and internal energy U is the state function, so here we use small d for their small changes. तो इस तरह से डेल्टा Q is equal to du plus डेल्टा W मीन्स यदि किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम लोग डेल्टा Q एनर्जी देते हैं, यदि किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम लोग डेल्टा Q एनर्जी देते हैं तो उस डेल्टा Q एनर्जी से कुछ हिस्सा उसका इंटरनल को चेंज करने में खर्च होगा और इससे वर्क डन होगा। तो इन्हीं सभी चीजों को हमने नेक्स्ट स्पेसिफाई किया हुआ है कि डेल्टा क्यू इज द हीट एनर्जी गिवन टू द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। अब ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हमेशा दिया ही नहीं जाएगा, हीट एनर्जी को थर्मोडायनेमिकल सिस्टम से हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो। तो जो यदि हमने एक डायरेक्शन को चूज किया कि हीट एनर्जी गिवन टू द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, तो इस तरह के सिचुएशन के लिए मैंने बाकी U को और W को डिफाइन किया है चेंज एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मतलब कि हीट एनर्जी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को देंगे या उससे लेंगे तो उससे कारण सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कुछ परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को हमने DU से लिखा हुआ है। देन आगे आते हैं तो नेक्स्ट है डेल्टा W। डेल्टा W इज एक्सटर्नल वर्क डन। अब ये एक्सटर्नल वर्क डन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, वह इस बात पर डिपेंड करता है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। जो कुछ भी होगा इसके हिसाब से होगा। इस पर भी हमने एक अच्छा सा वीडियो लेक्चर तैयार किया जिसको कि आप हमारे थर्मोडायनेमिक्स के प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। तो यह था बेसिक डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अब अगर इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग इंपॉर्टेंस देखना चाहते हैं कि मतलब इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमारे थर्मोडायनेमिकल स्टडी में क्या रोल है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो उसको हम वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में हम देखते हैं।
देखेंगे। तो यहाँ पर जो एक चीज और मैं बताना यहाँ पर छोड़ दिया था, भूल गया था, वो यह था कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में या कि कौन से कंजर्वेशन लॉ पर काम करता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी which means that this is based on law of conservation of energy. First law of thermodynamics is based on law of conservation of energy. Next we will discuss about the importance of first law of thermodynamics in thermodynamical study. तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल टू द एनी प्रोसेस अंडर विच सिस्टम अंडरगोज अ फिजिकल और केमिकल चेंजेस। मतलब कहा गया कि यदि कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और उसमें कोई फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उस केस में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, जो मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है कि जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले मतलब ये प्रोसेस हो रहा होगा जिसके वजह से फिजिकल अथवा केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके पहले इस चेंजेस होने से प्रारंभ में थर्मोडायनेमिकल सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहा होगा। तो यदि कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है और देन उसमें कुछ हीट एनर्जी दी जाती है, तो उस हीट एनर्जी के प्रभाव के कारण या ली जाती है, सो भी हो सकता, दोनों हो सकता है कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हीट एनर्जी हम लोग दिए अथवा लिए, उसके कारण जो कुछ भी उसके अंदर फिजिकल केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। The first law of thermodynamics introduces the concept of internal energy of the system. मतलब कि ये इंटरनल एनर्जी का बात कहां से आ गया थर्मोडायनेमिक्स में, तो इसकी शुरुआत फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद ही हुआ था। मतलब कि जैसे इनिशियली ये सोचा गया कि किसी सिस्टम को हम एनर्जी देंगे तो वर्क में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो एनर्जी देते हैं वर्क उससे हमेशा कम ही होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में खर्च हो गया। तो सिस्टम के पास जो अपने थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो अपने पास एनर्जी को पजेस करता है, उस एनर्जी को ही हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसको भी मैंने डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में यदि हम हीट सप्लाई करते हैं तो वर्क डन होगा प्लस उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। तो पहली दफा इंटरनल एनर्जी नाम की कोई चीज भी होती है, यह बात जो है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही बताई गई थी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द कंसेप्ट ऑफ internal energy of the system. The next है the first law of thermodynamics provides methods that how change in the internal energy of the system may be obtained. इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम इस बात को फाइंड आउट करते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, उसमें कैसे चेंजेस हुए हैं और कितना चेंजेस हुए। मीन्स एग्जैक्ट हम लोग इंटरनल एनर्जी तो नहीं मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हीट को देने अथवा लेने के कारण जो कुछ भी उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ होगा, उस चीज की स्टडी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह था अभी हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशन क्या होता है? तो कुछ लिमिटेशंस भी है, क्योंकि यदि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता, कमी ना होती, तो हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात क्यों करते? तो उन्हीं कमियों को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला टर्म क्या है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट स्पेसिफाई दैट हाउ द सिस्टम एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड इन एक्सटर्नल वर्क डन। मतलब बहुत बड़ा है इसका। क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको यह जरूर बताया गया है कि हम लोग हीट एनर्जी को देंगे अगर अथवा सिस्टम से लेते हैं तो उसके रिस्पांस में कुछ वर्क डन होगा, लेकिन वह कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, इस चीज की जानकारी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नहीं मिलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इतनी जानकारी जरूर मिलती है कि वर्क डन हो सकता है। मतलब कि फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर कि हम हीट को मैकेनिकल वर्क में चेंज कर सकते हैं, बट हाउ मच एंड हाउ वी कैन चेंज, वी कैन यूज हीट एनर्जी इन एक्सटर्नल वर्क डन इज नॉट क्लियर। कोई क्लियरिटी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
The first law of thermodynamics does not specify that whether any particular process in nature actually possible or not. अब एक और भी इसमें जिसको कि हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही डिटेल में इसको स्टडी करेंगे कि कोई भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होगा अथवा नहीं होगा, इस बात का डिसीजन हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर नहीं कर सकते हैं। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर ये जरूर बता सकते हैं कि यदि प्रोसेस कंप्लीट हो गया, देन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस व्हाट विल बी द वर्क डन, ये हम बता सकते हैं। बट स्टार्टिंग में यह बता दें कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में यह प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है, इस चीज को हम नहीं बता सकते ऑन बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसी चीज को इंश्योर करने के लिए कि कौन से पाथ को हम लोग फॉलो करेंगे किसी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में, ये स्पेसिफिकेशन जो है हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलता है। और यदि आपने एक बार पाथ को जस्टिफाई कर दिया कि इस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के दौरान यही पाथ केवल फॉलो किया जाएगा, देन डेफिनेटली यू कैन फाइंड व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन, या बता सकते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि कितना वर्क होगा, क्योंकि हमारे पास इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के दौरान कौन से पाथ को फॉलो किया जाएगा। हाँ, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब हम बता सकते हैं, लेकिन तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब कि वो थर्मोडायनेमिकल जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं कि जो हो जाएगा कंप्लीट तो हम बताएंगे, तो ये प्रोसेस होगा भी कि नहीं होगा, नेचर में हमारे पॉसिबल है भी अथवा नहीं है, हम इस बात का स्पेसिफिकेशन नहीं कर सकते यहाँ पर, इसको डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसी चीजों को, ये जो शॉर्टकमिंग्स है, लिमिटेशंस है, इन्हीं को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से दूर करते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट स्पेसिफाई दैट हाउ मच ऑफ हीट एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सटर्नल वर्क डन। ये भी सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि हो कि पहले तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि कैसे सिस्टम की एनर्जी को, हीट एनर्जी को हम लोग वर्क डन में चेंज करेंगे, यह नहीं पता। और कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कंप्लीट होगा भी अथवा नहीं होगा, यह भी नहीं बता सकते। साथ ही साथ हम यह भी नहीं बता सकते कि इस प्रोसेस के दौरान कितना हीट एनर्जी हम वर्क में चेंज कन्वर्ट कर पाएंगे, यह भी नहीं बता सकते। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि इंटरनल एनर्जी को तो बहुत ही क्लियरली हम लोग बता ले रहे हैं इसमें, लेकिन वर्क डन हम लोग बताए, और जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो इंटरनल एनर्जी भी हो, वर्क डन भी हो, तो एट द एंड ऑफ प्रोसेस ही हम बात करेंगे। एंड ऑफ प्रोसेस मतलब कि जब थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब उसमें कितना वर्क डन होगा, कितना इंटरनल एनर्जी होगा, ये बात हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन किसी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के स्टार्ट होने के टाइम ही यह निर्धारित करना हो कि कौन से पाथ को फॉलो किया जाएगा इस प्रोसेस के दौरान, हम ये नहीं बता सकते ऑन बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इन्हीं सब शॉर्टकमिंग्स को लेकर के हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। लेकिन इसके बाद के लेक्चर्स जो हमारे होंगे, अब उसमें थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि देखो प्रोसेस को बार बार मैं एम्फेसिस कर रहा हूं यहाँ पर, तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या होता है और उन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस के दौरान फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा, हम उसको देखेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में, प्रोसेस के वीडियो लेक्चर के बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कुछ एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो अभी इसके बाद दो वीडियो हमारे आएंगे, लेक्चर्स आएंगे, दो वीडियो लेक्चर्स आएंगे, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के दौरान, और देन इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, और उसके बाद देन हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।